नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहा था और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में हमने आपको ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन यहाँ तक पढ़ा दिया था। जिन भाई बहनों ने हमारा पुराना वीडियो यानी कल का वीडियो या परसों का वीडियो, इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं। वीडियोस में नहीं जाकर आप प्ले लिस्ट में जाएं। वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पर मिक्स वीडियो मिलती है, मतलब मिक्स रहता है कई वीडियो। लेकिन जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का फोल्डर बना हुआ है। वहाँ पर आप आधुनिक भारत के यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में के फोल्डर में जब जाएंगे तो ये सारे वीडियो पिछले हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी वीडियो हैं वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। तो हम आपको आज रामकृष्ण मिशन के बाद थियोसोफिकल सोसाइटी, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस एग्जाम तक, और चूंकि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है तो इस आंदोलन में थियोसोफिकल सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद तहरीक जिसको उर्दू में कहते हैं, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद ने शुरू की थी, सर सैयद अहमद ने, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। और उसी के साथ साथ देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर क्वेश्चन हर पेपर में ये मिलान करने के लिए आता है। लगभग जो वनडे के एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछ लिया जाता है कि देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की, या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, या फिर अलीगढ़ तहरीक का नेतृत्व किसने किया, ऐसा पूछ लेता है। वहीं पर आप पीसीएस एग्जाम या लोअर पीसीएस या पीसीएस लेवल के और किसी पद का एग्जाम देने जाएंगे जब, तो वहां पर मिलान करने के लिए आएगा, या फिर 4-5 आंदोलन दे दिए जाएंगे और आपको क्रम लगाने के लिए आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस एग्जाम तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी रामकृष्ण मिशन तक हमने बताया था। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री के फोल्डर खोल करके ये सारे वीडियो पुराने देख सकते हैं, ये भी वीडियो वहीं पे जाएगा। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। आइए देखते हैं। नाम और डेट, जो डेट रहेगा और जो नाम रहेगा बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपसे ये गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारा चैनल, आप जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो नए लोग हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर भी करा करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट अवश्य करें। तो देखिए, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट, इन दोनों नामों को मत भूलिएगा क्योंकि ये दोनों नाम थियोसोफिकल सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा नाम? एक नाम और महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट का, अभी हम बताएंगे आपको। फिलहाल मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट, इन दोनों नामों को बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। पूछ लिया जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। आपको 4 विकल्प दे दिया जाएगा और हर विकल्प में अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, और एक विकल्प में ये दोनों नाम ही रहेंगे। तो आपको यही दोनों नाम चुनना है थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना के संबंध में। तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, कहाँ? न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। जब स्थापना कर दी उसके बाद में इसका जो है एक कार्यालय भी बनाया। कार्यालय कब बनाया? देखिए, अडियार, कहाँ बनाया? अडियार, मद्रास में। स्थापना न्यूयॉर्क में की, लेकिन कार्यालय अडियार, मद्रास में इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बनाया। अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कब बनाया? 1882 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कार्यालय अडियार एक स्थान है, मद्रास में है, तो वहां पर इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया 1882 ईस्वी में। देखते रहिए, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की चर्चा हो रही है
और थियोसोफिकल सोसाइटी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकार्ट ने। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी, 1875 ईस्वी में। लेकिन स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ बनाया गया इसका? मद्रास में बनाया गया, अडयार नामक स्थान पर। कब बनाया गया? 1882 ईस्वी में। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उन बातों को बार बार रिपीट करूंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया 1882 ईस्वी में, उसके बाद एनी बेसेंट जी की एंट्री होती है। एनी बेसेंट ने क्या किया कि 1888 ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बन गई। किस सोसाइटी की? यही थियोसोफिकल सोसाइटी की। 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली और एक सदस्य बन गई। कब? 1888 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी में सदस्य एनी बेसेंट ने सदस्यता कब ली? तो आप कहेंगे 1888 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में सदस्य तो 1888 में बन गई, लेकिन अध्यक्ष भी बाद में चलकर बनी। कब बनी? 1907 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कब? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। उसके बाद में अध्यक्ष बनने के बाद 1907 में तो अध्यक्ष बन गई, लेकिन अध्यक्ष बनने और सदस्यता लेने के बीच में, यानी 1888 के बाद और 1907 के पहले, इसी बीच में 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। 1888 में तो ये सदस्य हो गई और 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गई। लेकिन 1888 और 1907 के बीच ही में इन्होंने 1898 ईस्वी में, देखिए 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और यही कॉलेज आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। तो अब आप जान गए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज के दौर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कहा जाता है, वो कब बना? 1916 में बना। लेकिन नींव इसकी कब पड़ी थी? 1888 ईस्वी में नींव पड़ गई थी। किसने डाली थी नींव? एनी बेसेंट ने। और ये 1898 में नींव पड़ गई थी इसकी। 1888 में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी एनी बेसेंट, और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। उसके बाद 1898 में जब स्थापना हो गई सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, तो यही हिंदू कॉलेज, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, आगे चल करके 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगे चलकर 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। तो ये बात हम कर रहे थे अभी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, इनमें नींव रखी, स्थापना की दो आदमियों ने मिलकर, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकार्ट। कहाँ पर स्थापना की? न्यूयॉर्क में स्थापना की। कब किया? 1875 ईस्वी में स्थापना की। स्थापना करने के बाद इन्होंने कार्यालय बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर बनाया? मद्रास में एक स्थान है अडयार, तो अडयार नामक स्थान पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया। कब बनाया? 1882 ईस्वी में। उसके बाद जब एनी बेसेंट ने
थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता ले ली। कब ले ली? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी में अपने आप को ज्वाइन कर लिया और एक सदस्य बन गई। 1888 ईस्वी के बाद धीरे धीरे उनका जब प्रभाव बढ़ता गया तो 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। अब जब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी उसके बाद 1907 में ये अध्यक्ष बन गई। तो 1907 में इनके अध्यक्ष बनने के बाद में मदन मोहन मालवीय के बहुत प्रयासों से 1916 ईस्वी में वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। पूछा जाता है किनके प्रयासों से, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो ये बात हम कर रहे थे थियोसोफिकल सोसाइटी की। चूंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो इस क्रम में ये तो थियोसोफिकल सोसाइटी हो गई। अब अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था साथियों? आप सभी लोगों को पता होगा, इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने कुछ अहम काम किए। पीरी मुरीदी, जो लोग मुरीद वाला काम करते थे, पीर बनते थे, मुरीद बनते थे, उस प्रथा को इन्होंने खत्म करने की वकालत की सर सैयद अहमद खान ने। पूछ लिया जाता है कि अलीगढ़ जो आंदोलन था उसमें पीरी मुरीदी को खत्म करने की वकालत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। और अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व भी सर सैयद अहमद खान ही ने किया था और इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की वकालत भी की थी। अगला पॉइंट है कि इन्होंने एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज भी चर्चा में बना रहता है और हर वनडे एग्जाम में लगभग हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका इन्होंने निकाला। तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका किसने निकाला? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक नामक एक पत्रिका निकाला और इसी पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को इन्होंने फैलाया भारत में। इतना समझ गए? तो जो तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका था ये सर सैयद अहमद खान ने निकाला। किस लिए निकाला? इसलिए निकाला कि ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सोच है हमारी, वो लोगों तक पहुंच सके। ठीक, तो तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों को इन्होंने बहुत प्रसारित किया और लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के ये समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। 1864 में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। पूछा जाता है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1864 में कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण अलीगढ़ आंदोलन है और उतना ही महत्वपूर्ण थियोसोफिकल सोसाइटी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी थी। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो अलीगढ़ यानी सर सैयद अहमद खान की है साइंटिफिक सोसाइटी। 1864 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1875 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी और इसी कॉलेज को आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका इतना बड़ा योगदान था। चूंकि हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इस समाज के सुधार के लिए बहुत से सारे लोगों ने अलग अलग स्थापनाएं की, अलग अलग सोसाइटी की स्थापनाएं की। जैसे अभी हम आप ज्योतिबा फुले एक थी, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आपने यहाँ देखा एनी बेसेंट को देखा, मैडम ब्लावात्स्की को देखा, कर्नल आलकाल्ट को देखा। इन दोनों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। आज तक वहां से सुधारा जा रहा है बच्चों को। अलीगढ़ में देखिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक चलाई, अलीगढ़ आंदोलन चलाई, वहां का नेतृत्व किया उन्होंने। और क्या किया कि अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज खोल दिए। 1864 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दी थी।
1864 ईस्वी में। और 1875 में, नाम याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा, 1864 में तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दी और आगे चलकर 1875 में इन्होंने क्या कर दिया कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी। और वही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वही आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना हुआ है। तो समाज में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने कृत्यों से समाज में बहुत ज़्यादा सुधार किया। तो अलीगढ़ जो आंदोलन है और थियोसोफिकल सोसाइटी है, ये दोनों आप रट लीजिए। इन दोनों को कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आसान तरीके से, क्वेश्चन भी घुमा करके पूछा जाता है कि आप बता ना पाए। तो इसीलिए हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ भी ना भूलें। तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका सर सैयद अहमद खान ने निकाला। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे सर सैयद अहमद खान, पूछा जाता है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, कहाँ? कलकत्ता में की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी। 1875 में किसने? सर सैयद अहमद खान ने। वही आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना हुआ है। ठीक है। और पीरी मुरीदी पर प्रतिबंध लगाने का बहुत प्रयास किया, वकालत की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ ये आंदोलन जो चला, ये भी समाज के सुधार के लिए ही चला। और थियोसोफिकल सोसाइटी जो हुआ, जिसकी स्थापना की मैडम वालास्की और कर्नल आलकाल्ट ने, ये भी समाज सुधार के लिए ही की। और आगे चलेंगे आप तो देवबंद आंदोलन पाएंगे, देवबंद आंदोलन पाएंगे, अहमदिया आंदोलन पाएंगे, सत्यशोधक समाज पाएंगे जो ज्योतिबा फुले ने स्थापित की थी। ठीक है। तो देवबंद आंदोलन जब आप आएंगे, आपने पढ़ा थियोसोफिकल सोसाइटी और अलीगढ़ आंदोलन, ये दो आप पढ़ चुके, समझ चुके। कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, कार्यालय कहाँ खुला था, कौन सी तहरीक चलाई सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन सी पत्रिका निकाली, अपने विचारों को फैलाया। तो ये दोनों आप पढ़ चुके। अब आते हैं देवबंद आंदोलन पे। देवबंद आंदोलन ये किसने चलाया था? आपने सुना होगा मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, दो लोगों ने देवबंद आंदोलन की स्थापना की और चलाया। किस लिए चलाया? ये भी समाज में सुधार करने के लिए चलाया। समाज में ही हिंदू, समाज में ही मुस्लिम, समाज में ही सिख, समाज में ही ईसाई, सब लोग समाज में ही रहते थे। और उस समय चूंकि विदेशी ताकतों का हमारे भारत पर कब्जा चल रहा था, अभी पूरी तरीके से हटे नहीं थे वो, इसलिए मुस्लिमों में एक इत्तेहाद और इत्तेफाक भरने के लिए ये देवबंद आंदोलन चला। और इसीलिए चला कि मुस्लिम जो है इकट्ठा होकर, एक मुश्त होकर के, एक ताकत बन करके विदेशी ताकतों से लड़ाई करें। तो देवबंद आंदोलन जो चला, ये मोहम्मद कासिम ननौतवी, परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, कई बार पूछा गया है, देवबंद आंदोलन किसने खड़ा किया और किसने इसकी स्थापना की, कब स्थापना की? तो देख लीजिए, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों का नाम ना भूलिएगा। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने मिल करके 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक स्थान है देवबंद, तो वहीं पर देवबंद नामक स्थान पर इसकी स्थापना की। देवबंद आंदोलन को वहीं से स्टार्ट किया। किसने? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। कब? 1866 ईस्वी में। तो ये देवबंद आंदोलन की बात इस समय हम कर रहे हैं। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक स्थान है देवबंद, वहीं से अपना देवबंद आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। कब? 1866 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था इनका? हमने अभी आपको बताया कि उद्देश्य बस एक था इनका कि एक मुस्लिम जो है वो एक ताकत बनकर विदेशी ताकतों से लड़ाई करें और तेजी से लेकर। इन्होंने क्या किया उद्देश्य में? कुरान एवं हदीस की जो शिक्षा है, कुरान और हदीस की जो शिक्षा है, उनको मुस्लिमों में प्रसार किया। और प्रसार इसीलिए किया कि ये एक होकर के विदेशी ताकतों से लड़ाई करें, और लड़ाई भी करते रहें और शिक्षा भी लेते रहें, और उस शिक्षा के अनुसार ये लड़ाई करें। ठीक है, उस शिक्षा के अनुसार ये लड़ाई करते रहें, विदेशी ताकतों से बगावत करते रहें। विदेशी ताकतों से आशय ये है कि उस समय अंग्रेज ही विदेशी थे हमारे देश में।
तो देवबंद आंदोलन जो चला मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान पर 1866 ईस्वी में ये आंदोलन चलाया गया और इसका उद्देश्य यही था कि कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रसार किया जाए, इनके अंदर जो है इनके दिमाग में डाला जाए और शिक्षा को सीखते हुए ये विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ें, विदेशी ताकतों से ये बगावत करें। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन हमने जो बहुत ही मुख्य था, ये थियोसोफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन और साथ ही साथ देवबंद आंदोलन, तो ये तीनों आप समझ गए। इसके बाद साथियों कुछ और आंदोलन हैं। इसके बाद एक और आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। तो उस आंदोलन के बारे में हम आपको चलिए बताते हैं। ये आप समझ चुके हैं, वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नोट भी करते चलिएगा इस तरह से कि जब आप वीडियो देखेंगे उस समय मैं हर चीज को डिफिनीशन करते हुए चल रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे अहमदिया आंदोलन। जो अहमदिया आंदोलन है वो भी समाज सुधार के लिए ही चला था। तो अहमदिया आंदोलन के बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सुधार हुए, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र सीमा तय कर दी गई और साथ ही साथ जो और समाज में बुराइयां थी वो भी दूर कर दी गई। ये जितने भी आंदोलन हुए थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये इसीलिए हुए थे कि समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों के दूर किया जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। इसीलिए ये सारे आंदोलन हुए थे। इसी में अहमदिया आंदोलन है। अहमदिया आंदोलन अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, इस नाम को मत भूलिएगा। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की। जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, अहमदिया आंदोलन भी पूछा जाता है, कई बार पेपरों में आता है। अहमदिया आंदोलन जो है, चूंकि हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे हैं, तो समाज के सुधार के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ब्रह्म समाज से लेकर के हम पहुंच गए हैं कहाँ? अहमदिया आंदोलन तक। इसके बाद जो भी परिवर्तन हुए उनको हम बताएंगे। जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, विधवा पुनर्विवाह जो है उसको प्रोत्साहित किया गया। किसने प्रोत्साहित किया, किसने प्रतिबंध लगाया? विलियम वेटिंग जो भी थे, हम सब बताएंगे आपको। ये आंदोलन आप देख लीजिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं। तो जो अहमदिया आंदोलन था साथियों, वो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, अहमदिया आंदोलन की। इसके बाद में एक चीज और है कि ये जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत जो है गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई। इसीलिए इसको एक और नाम से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कादियान आंदोलन। क्योंकि ये गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से शुरुआत हुई थी इसकी, इसीलिए इसको कभी कभी कादियान आंदोलन भी कहकर पूछ लिया जाता है। तो मेन चीज ये है कि आप ये तो जानते रहिए कि इसको कादियान आंदोलन भी कहते हैं और अहमदिया आंदोलन भी कहते हैं। स्थापना किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। ध्यान रखें, नाम न भूलिएगा। कब स्थापना की थी? 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। शुरुआत कहां से की थी? अगर ऐसे मोटे तौर पे जाना जाए तो गुरदासपुर जिले से। अगर ऑप्शन में
स्थान दिया जाता है तो गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी समाज सुधार के लिए ही चलाया गया था। इस तरह से आपने थियोसोफिकल सोसाइटी जाना, अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ आंदोलन जाना, उसके बाद अहमदिया आंदोलन हो गया, इसके पहले आपने देवबंद आंदोलन जाना। तो 4 आंदोलन आप जान चुके हैं। अब आंदोलन के बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या सुधार हुए। तो सुधार में बहुत लंबी फहरिस्त है, लिस्ट बहुत लंबी है। शुरुआत करते हैं हम सती प्रथा पर प्रतिबंध से। सती पहला है सती प्रथा पर प्रतिबंध। ये बहुत अच्छा सुधार हुआ था हमारे समाज में। विलियम बैंटिंग द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। विलियम बैंटिंग द्वारा, नाम बिल्कुल ना भूलिएगा, विलियम बैंटिंग द्वारा। ये वायसराय थे। विलियम बैंटिंग उस समय के वायसराय तो 1857 के बाद कहा जाने लगा था, लेकिन ये गवर्नर जनरल थे उस समय के, भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बैंटिंग। तो इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1829 में। क्योंकि 1829 में भारत का गवर्नर जनरल, 1833 में एक जो एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये 1829 में इन्होंने, क्योंकि ये गवर्नर जनरल थे, 1829 में विलियम बैंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो विलियम बैंटिंग ने लगाया। ठीक है, कब लगाया? 1829 ईस्वी में लगाया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा साथियों। और डेट और नाम बिल्कुल मत भूलिए, डेट और नाम। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस नियम के तहत लगाया। तो नियम 17, ये 17 ही तो हुआ, 10 और 7 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इतनी चीजें यहां पर महत्वपूर्ण थी। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया विलियम बैंटिंग ने लगाया। ठीक है, कब लगाया? 1829 ईस्वी में। किस नियम के तहत लगाया? नियम 17 पूछ लिया जाता है। उस समय का जो नियम था, नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद में जो एक मुख्य पॉइंट आता है, छोटा सा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी समाज सुधार के क्रम में ही था। विधवा पुनर्विवाह, इसको हम मिटा रहे हैं, चाहे इधर लिख दें, विधवा पुनर्विवाह। तो अब जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया, तो पहले क्या था कि जिनके पति एक्सपायर हो जाते थे वो भी उसी चिता में जलकर मर जाती थी। लेकिन जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया तो विधवाएं अब मरती नहीं थी, तो उनके पुनर्विवाह के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक कानून बनाया गया और इसको प्रोत्साहन दिया गया कि पुनर्विवाह होना चाहिए। तो इस विधवा पुनर्विवाह के लिए जो नियम बनाया गया, कब बनाया गया, ये हम आपको बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो 1856 ईस्वी, ध्यान रखिएगा डेट, 1856 ईस्वी में
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। और ये कहा गया कि विधवा पुनर्विवाह वैध होगा, विधवा पुनर्विवाह वैध होगा और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध माने जाएंगे। नियम 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह वैध होगा और नियम 15 ऐसे लिख दें जैसे लिखा हुआ है, जैसे कहा जाता है, देखिए ऐसे नियम 15 के तहत पैदा होने वाले बच्चे नियम 15 के तहत पैदा होने वाले बच्चे वैध होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 1856 का जो अधिनियम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो वैध माना गया और ये कहा गया नियम 15 के तहत ये कहा गया कि जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध होंगे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये भी देख लीजिए, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आज जो क्लास आप लोगों की चल रही है ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आप कहीं पाएंगे नहीं। अपने मन से पढ़ेंगे तो किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है साथियों, इतना लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज परीक्षा पूछा जाता है और जब भी पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पूरी क्लास देखेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। इसको हम एक बार और रिकॉल कर रहे हैं। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 ईस्वी के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत विधवा पुनर्विवाह को वैध माना गया और नियम 15 रोमन अंक में यही तो 15 होता है। नियम 15 के तहत पैदा होने वाले बच्चे भी वैध होंगे और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो गई। अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। तो जितना भी मेरा आधुनिक भारत का क्लास है वो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का एक फोल्डर बना हुआ है। हर विषय के अलग अलग फोल्डर हैं। भूगोल का अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग है, साइंस का अलग फोल्डर बना है, उर्दू का अलग 2-3 फोल्डर है। तो आप फोल्डर जब खोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का तो उसमें ये सारे क्लास मिलेंगे। इसके पहले का भी मिलेगा, फिर उसके पहले का, एकदम सीरियल वाइज सारे क्लास मिलेंगे। आप वहाँ से जा करके नोट्स बना लीजिए। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।